हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बड़ा चैप्टर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। आ जाओ, ठीक है। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा वर्किंग कैपिटल चैप्टर सारे अच्छे क्वेश्चन साथ में खत्म करेंगे। आ जाओ, ठीक है। ये लो जी। तो बेटा, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन को चालू करने से पहले आपको एक बात बता रहा हूं। देखो, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में टोटल मिला के आईसीएआई ने 5 टॉपिक दिए हैं। मैं पांचों टॉपिक लिख रहा हूं यहाँ पे, पांचों टॉपिक लिख रहा हूं। 5 टॉपिक हैं जिसमें एक टॉपिक है बेटा एस्टिमेशन, एक टॉपिक है एस्टिमेशन, एक है कैश मैनेजमेंट, एक है रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है सर, एक है पेबल मैनेजमेंट और एक है इन्वेंट्री। ये 5 टॉपिक हैं। ये देखो, मैंने आईसीएआई खोल भी रखा है, यहाँ दिखा देता हूं। ये देखो, अगर आप चैप्टर 9 देखोगे, चैप्टर 9 के अंदर जो छठा है ना, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो कोई टॉपिक नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, सारा थ्योरी है। तो मेन 5 टॉपिक है, ठीक है सर। सर इतना समझ में आ गया, यहाँ पर 5 टॉपिक है, ठीक है सर। अब आप क्या कहना चाह रहे हो वो बताओ। देखो, कैश मैनेजमेंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, यूट्यूब पे वीडियो है, थम्स अप दे दो, पूरा हो चुका है, ठीक है। रिसीवेबल पेबल ऑलरेडी हो चुका है, यूट्यूब पे वीडियो है, थम्स अप दे दो, पूरा पूरा अपन ने करा, बहुत बढ़िया तरीके से करा, ठीक है। इन्वेंट्री आईसीएआई ने लिखा हुआ है, कॉस्टिंग वाला आएगा तो जिस जिसने कॉस्टिंग में, मटेरियल कॉस्ट में ईओक्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बस वही है और कुछ नहीं है। तो आपको मटेरियल के साथ वहीं से करना है, कॉस्टिंग से करना है। इवन एफएम में उसका कोई पार्ट भी नहीं है, बट एफएम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हमारा बचा क्या? अब हमारा बचा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। पूरा का पूरा खत्म करेंगे, जड़ से चुन चुन के एक एक क्वेश्चन खत्म करेंगे। आ जाओ, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, ठीक है। तो मैंने आपको एक हिंट दे दी है, सब कुछ बता दिया है। अब मैं अपना चैप्टर चालू कर रहा हूं। ध्यान से एक एक बात को सुनना, और हो सके तो इन नोट्स का प्रिंट आउट अपने सामने निकाल करके रखना, ताकि आप एक एक चीज कुछ लिखना हो तो लिख सको। आओ देखो भाई, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात समझो, मुझे डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। क्योंकि भाई मेरा पैसा बहुत जगह पे ब्लॉक है। कैसे ब्लॉक है सर? मेरा पैसा रॉ मटेरियल में ब्लॉक है, मेरा पैसा डब्ल्यूआईपी में, फिनिश गुड्स में ब्लॉक है, मेरा पैसा डेटर में ब्लॉक है क्योंकि आज तो पैसा नहीं मिलेगा, और क्रेडिटर से मुझे थोड़ा सा फायदा मिला है क्योंकि उसको 20-30 दिन बाद पैसा देना है। तो इन सबकी साइकिल को मिला करके कहते हैं वर्किंग कैपिटल का पैसा बहुत जगह पे ब्लॉक है। तो कितना पैसा मेरे को होना चाहिए ताकि डे टू डे सारे एक्सपेंसेस हो सके, ठीक है। कहीं पर भी वर्ड लिखा आएगा ग्रॉस, मतलब है करंट एसेट्स। अगर ग्रॉस लिखा आ रहा है मतलब है करंट एसेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब कुछ भी माइनस नहीं हुआ हुआ। कहीं लिखा आ रहा है नेट, मतलब आगे करंट लाइबिलिटी माइनस है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन में खाली वर्किंग कैपिटल लिखा है, तो खाली वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल मतलब सीए माइनस सीएल। परफेक्ट है एकदम, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो बताना, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कैसे करोगे। तो एस्टिमेट करने के 2 तरीके, आराम से सुनना। पहला तरीका, ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड। हमें पूरी ऑपरेटिंग साइकिल पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से हम देख लेंगे कितना। जैसे ऐसे समझो, वर्किंग कैपिटल की जो साइकिल है, मान लो वो 50 दिन की है। वर्किंग कैपिटल की साइकिल है 50 दिन की। पूरे साल का जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मान लेते हैं वो है 365 लाख। पूरे साल में 365 लाख यूज हो रहा है, ये पूरे साल का है। अगर ये पूरे साल का है, इसको 365 दिन से डिवाइड कर दो तो हर दिन का खर्चा 1 लाख हो गया। और मेरा है 50 दिन की वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो 50 लाख रुपए मुझे चाहिए क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल 50 दिन की है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है। पहले निकालो पूरी ऑपरेटिंग साइकिल, एक साल में ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन की है, पूरे साल का जो खर्चा है नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो ताकि एक दिन का आ जाए, और उसे इससे मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा है कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेथड। ये अभी हम समझेंगे। कंपोनेंट वाइज का मतलब होता है रॉ मटेरियल अलग निकलेगा, डब्ल्यूआईपी अलग, फिनिश गुड अलग, सारा काम अलग अलग होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आ जाओ, अब समझना आगे। मेथड 1, ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड क्या कहता है, बहुत आराम से सुनो। देखो, आपको सबसे पहले सारे होल्डिंग पीरियड निकालने पड़ेंगे। अब सर होल्डिंग पीरियड कैसे निकाले जाते हैं? देखो, आप लोगों ने डेटर करा हुआ है, डेटर या रिसीवेबल मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से करा हुआ है, करा हुआ है ना? हाँ। अगर भाई मैं बोलूं आपने डेटर सही से करा हुआ है, तो आप वहां पे डेटर का अमाउंट कैसे निकालते थे ये बताओ। आप वहां पे डेटर का अमाउंट निकालते थे, सर जितनी भी क्रेडिट सेल है पूरे साल की, उसे डिवाइड कर दो 365 दिन से। उसे 365 दिन से डिवाइड कर दो और यहां ले लो एवरेज कलेक्शन पीरियड, सही है। अब अगर इसी इक्वेशन में मैं आपको बोलूं मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो 365 ऊपर जाएगा, क्रेडिट सेल नीचे आएगी, यही होगा ना? तो देखो, डेटर नीचे आया, क्रेडिट सेल, और साथ में क्या आया? 365।
सही बात है। बस यहाँ पे डेटर के साथ एवरेज वर्ड है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग है तो एवरेज ले लेना। ऊपर आ गया एवरेज डेटर, नीचे आ गया क्रेडिट सेल, इनटू में 365। सर एवरेज क्यों लेते हैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि रेशियो का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर एक आइटम बैलेंस शीट की है और दूसरी आइटम पीएनएल की है तो यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल सही नहीं लगता, तो बैलेंस शीट वाली आइटम को एवरेज बेसिस पे ले लो। सही है, यहाँ तक सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आओ इसको समझाने के लिए आपको एक चीज और समझाता हूं। देखो अगर मैं आपको बोलूं मुझे डेटर का होल्डिंग पीरियड निकालना है, आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, ध्यान से सुनना। क्रेडिट सेल है 365 लाख, क्रेडिट सेल है 365 लाख और मेरे डेटर हैं 50 लाख के। ध्यान से सुनना, अगर क्रेडिट सेल है 365 लाख तो मैं ये बोल सकता हूं पर डे की, जो पर डे की सेल होगी वो होगी 1 लाख, एक दिन की सेल है 1 लाख। मेरे डेटर हैं 50 लाख तो मैं बोलूं 50 दिन का कलेक्शन पीरियड होगा या क्रेडिट पीरियड होगा, कोई भी नाम दे दो, सिंपल सी बात बोले डेटर का जो पीरियड है 50 दिन होगा। हाँ सर कैसे निकाला आपने? देखो नॉर्मल सी बात समझना मैंने कैसे निकाला, ध्यान से सुनना। मेरे डेटर कितने हैं? 50 लाख, मेरे डेटर है 50 लाख। अगर मैं इसको एक दिन की क्रेडिट सेल से डिवाइड कर दूं तो भी आ जाएगा क्या आंसर? हाँ सर 50 दिन आ जाएगा। तो देखो मैंने यही तो काम करा, ध्यान से देखना। ऊपर रखे मैंने एवरेज डेटर, नीचे चाहिए एक दिन की क्रेडिट सेल। एक दिन की क्रेडिट सेल ऐसे ले लूं, पूरे साल की क्रेडिट सेल और डिवाइडेड बाय 365 ले सकता हूं ना? हाँ तो देखो यहां से भी तो फॉर्मूला बन गया, ऊपर आया एवरेज डेटर, नीचे है क्रेडिट सेल, और जो इसके नीचे 365 है उसको यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, क्योंकि नीचे वाला ऊपर चले जाता है, मैथ्स का नॉर्मल कॉन्सेप्ट। हाँ सर ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, जैसे मर्जी ध्यान रखो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अच्छा डेटर समझ में आ गया तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। आओ ये देखो सबसे पहले डेटर ही दिखा देता हूँ। डेटर का कलेक्शन पीरियड, ऊपर आएगा एवरेज डेटर, नीचे क्या आएगा वो किससे कनेक्टेड है? पूरे साल की क्रेडिट सेल, क्योंकि सामने मैं 365 ले रहा हूं, अगर उसी 365 को नीचे रख दूंगा तो क्रेडिट सेल पर डे की आ जाएगी। सर परफेक्ट है, एक बार प्लीज बताना क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? प्लीज बताना, ठीक है। आते चलो रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड। सर रॉ मटेरियल है, ऊपर क्या आएगा? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड किस पे डिपेंड होगा? रॉ मटेरियल की कंजम्पशन पे, ठीक है। और अगर आपको कंजम्पशन का मतलब नहीं पता तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये होता है कंजम्पशन। मतलब जिसका भी होल्डिंग पीरियड निकालना है, आगे तो मल्टीप्लाई में 365 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हमेशा जो चीज निकालनी है उसका एवरेज है, नीचे जिस पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। डब्ल्यूआईपी के लिए क्या बोलोगे? एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चीजें डिपेंडेंट होती है, इनटू में क्या 365। आ गया हो फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में क्या? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नीचे क्या? सीओजीएस, क्योंकि फिनिश गुड्स किस पे डिपेंडेंट होगा? सीओजीएस पे। रिसीवेबल हो गया। क्रेडिटर किस पे होगा? क्रेडिटर होगा एवरेज पेबल, नीचे क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज हम किस चीज की करते हैं बेटा? रॉ मटेरियल की। हम क्रेडिट परचेज किसकी करेंगे? खाली रॉ मटेरियल की, इनटू 365। खत्म हो गए सारे। बताओ क्या एवरेज होल्डिंग पीरियड सारे के सारे क्लियर हुए? मेरे को बताना बेटा, क्या एवरेज होल्डिंग पीरियड सारे के सारे क्लियर हुए या नहीं हुए? ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? सर ये टर्नओवर रेशियो को उल्टा करके लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं एक बार जरा इस पे आ रहा हूँ और जरा आपको समझाता हूँ। देखो मैंने क्या क्या बातें बोली, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना, एक ही बार में खत्म करते हैं। देखो चाहे तो रॉ मटेरियल आ जाए, चाहे रॉ मटेरियल आ जाए, WIP आ जाए, क्योंकि नाम ही है RWFD और C। रॉ मटेरियल आ जाए, WIP आ जाए, फिनिश गुड आ जाए, डेटर आ जाए या क्रेडिटर आ जाए, हमेशा ऊपर क्या रहेगा? उसका एवरेज। हमेशा ऊपर क्या रहेगा? एवरेज। एवरेज दे रखा है बढ़िया, नहीं तो जो दे रखा है वो ले लेंगे, इनटू हर एक में रहेगा 365 दिन, क्योंकि आप दिन में निकाल रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉजिक में आपको समझा चुका हूं, अब मैं बस बता रहा हूं पेपर में कैसे करना है। रॉ मटेरियल किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? रॉ मटेरियल डिपेंडेंट होता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर। WIP किसके ऊपर होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। फिनिश गुड्स किस पे होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। डेटर किस पे होगा? नेट क्रेडिट सेल्स के ऊपर। क्रेडिटर किस पे होगा? नेट क्रेडिट परचेस के ऊपर। क्रेडिट परचेस कितनी है, ठीक है। और ध्यान से, क्रेडिट परचेस किसकी? खाली रॉ मटेरियल की। जैसे सेल किसकी होती है? फिनिश गुड्स की। खत्म हो गया। हाँ सर ठीक है, जब सबका होल्डिंग पीरियड आ जाएगा क्या करोगे? R ले लो, W ले लो, F ले लो, D ले लो, माइनस कर दो C, ये आ गई ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। जैसे ही ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाए क्या वर्किंग कैपिटल निकाल सकता हूँ? हाँ सर, कैसे आएगी वर्किंग कैपिटल? पूरे साल की ले लो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला जाता है, जो लास्ट में आती है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये है पूरे साल की, और मल्टीप्लाई कर दो जो आपका ये पीरियड आया। मान लो 40 दिन आया तो 40 दिन से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। देखो यही कर रखा है।
सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल निकाली, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आओ, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद क्या करा, जो भी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी डिवाइड बाय 365 इनटू में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, साथ में कोई कैश है तो वो भी ले लेना, क्योंकि आपने ऊपर देखा होगा हमने ऊपर कैश का कोई पीरियड नहीं पढ़ा, तो कैश अगर साथ में कुछ होगा तो वो ले लेना, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन 1 ईयर, ठीक है। जैसे बता देता हूं, आपका ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड आया 36.5 दिन, 36.5 दिन, और मान लो 365 लाख एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी है, सही है। तो देखो मैं ऐसे निकाल सकता हूं ना, एक फॉर्मूला तो है 365 लाख को डिवाइड करा 365 से इंटू करा 36.5, एक फॉर्मूला तो ये है। निकालने को मैं ये भी तो कर सकता हूं 365 लाख और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन 1 ईयर क्या आएगा, पूरे ईयर में कितना 365 दिन होते हैं डिवाइडेड बाय 36.5, तो यहां पर ये नीचे ले लो, बात तो सेम ही है ना, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और साथ में डिजायर कैश बैलेंस तो लेना ही लेना है, ठीक है। क्लियर है क्या सब कुछ यहाँ तक? आप बताना बेटा कि यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट अच्छे से क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर एक क्वेश्चन करा दो, आओ एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से आपको बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। करें क्वेश्चन, आओ बेटा सीधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? यस सर, आओ एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी मिलेगी। ICAI के सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं, आराम से देखना। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, आओ। सर आपको बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2022 और 2021। पहले 2021 तो ये हो जाएगा ओपनिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब आप मुझे बताते चलना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग है, रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड है, रिसीवेबल है, पेबल है, क्या सबके एवरेज आ जाएंगे क्या? हाँ सर एवरेज आ गए। सर सबके एवरेज क्यों काम में आएंगे? ये R निकालने के लिए, ये W, ये F, ये D और ये C, इन सबको प्लस करते हैं माइनस C करते हैं, सही है। हाँ अब नीचे हो, एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑल क्रेडिट, सारी की सारी क्रेडिट पे है, सी निकालने के लिए काम में आएगा। सी का मतलब क्या? क्रेडिटर का पीरियड, ठीक है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डब्ल्यू निकालने के काम में आएगा, WIP के लिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिनिश गुड के लिए काम में आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो ऑपरेटिंग कॉस्ट को। एनुअल सेल्स, सेल्स सारी की सारी क्रेडिट है, तो ये डेटर निकालने के काम में आएगा। सर रॉ मटेरियल के लिए कोई डाटा नहीं दे रखा, कोई बात नहीं बेटा, अगर रॉ मटेरियल के लिए डाटा नहीं दे रखा तो इसी को यूज करूंगा, जितना परचेज करा रॉ मटेरियल उतना ही कंज्यूम करा होगा, सही है। हाँ और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों? ये तो लास्ट में वर्किंग कैपिटल के लिए काम में आएगी, पूरे साल में 365 दिन बोले हुए हैं। करें, आ जाओ। सबसे पहले देखो क्या निकाला उसने, बोला नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन इंडिया, सारी चीजें निकालनी है। आओ कैसे होगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल, हमने क्या पढ़ा था? एवरेज। ये देखो ऊपर लिया आपने एवरेज, ऊपर लिया एवरेज, नीचे क्या आएगा? नीचे आता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। देखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन ले रखा होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा रॉ मटेरियल कंजम्पशन तो मैं निकाल सकता हूँ ना, इसको क्यों लूंगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन तो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे? ओपनिंग, ओपनिंग है रॉ मटेरियल का, हाँ, साथ में परचेज है, हाँ, माइनस कर दो क्लोजिंग, क्या आ जाएगा? कंजम्पशन आ जाएगा। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग है, कंजम्पशन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बेटा, ठीक है। अपन ने देखो यहाँ पे निकाल भी दिया, ये कंजम्पशन के बेसिस पे निकाल दिया, इनटू 365 ले लिया, ये आया 52.83। कितने दिन ले लोगे? 53, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर आप एक बात सुनना ध्यान से, यहाँ पर ICAI नॉर्मल राउंड ऑफ करता है। नॉर्मल राउंड ऑफ का मतलब है अगर 52.10 52.40 आएगा तो ये मान लेता है 52 डेज। अगर ये आएगा 52.5 52.9 इन सब में ये मान लेता है 53 डेज। तो आप भी ऐसे ही करना, नॉर्मल राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ठीक है सर, आओ अगला, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP नॉर्मल एवरेज ले लिया, नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी थी, ये आ गया 35 डेज, ठीक है सर। ऐसे ही फिनिश गुड्स में ले लिया, ये आ गया 45 डेज। फिर डेटर का कलेक्शन पीरियड देखो नॉर्मल लिया है, नॉर्मल लोअर राउंड ऑफ करा यहाँ पे, ठीक है। और फिर पेबल पीरियड ले लिया। जब सारे के सारे आपके निकल गए, क्योंकि आगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने सारे निकाले, RWFDC करा, यह आया 146, ठीक है। मतलब एक ऑपरेटिंग साइकिल 146 डेज की है, ठीक है। पूरे साल में कितनी होगी? पूरे साल में होते हैं 365 डेज, और 146 से डिवाइड कर दो, मतलब पूरे साल में 2.5 बार, पूरे साल में 2.5 बार वर्किंग साइकिल, जो वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल है वो चलती जाएगी, ठीक है सर। सर एक बात और बता दो, वर्किंग कैपिटल कितनी? तो देखो वर्किंग कैपिटल को ऐसे कर सकते हो, पूरे साल में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 325 है, तो देखो मैं उसको ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, पूरे साल में है 325 लाख, कोई दिक्कत नहीं, ये है पूरे साल की, और मेरे पास है 146 डेज, देख लो, या ऐसे भी निकाल लो तो भी 130 ही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? बता दो बेटा परफेक्ट है क्या सब कुछ? एकदम परफेक्ट है, बोलो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कर लोगे क्या? मेरे को एक बार जल्दी से हैंड्स अप दो, क्या यहाँ तक कर लोगे क्वेश्चन? ठीक है,
एग्जाम में वो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट और डालता है, आपको एक एडजस्टमेंट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर वो क्वेश्चन अच्छा बनाना चाहेगा तो वो बोलेगा आर है 53, आर है 53, डब्ल्यू है 35, ये है 45, 77 माइनस 64, तो आपका 146 आया। वो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट डाल सकता है कि आगे जाकर के ये पीरियड 35 की जगह 5 दिन हो गया। बेटा अगर ये 35 की जगह 5 दिन हो गया मतलब 30 दिन से कम हो गया। अगर ये 30 दिन से कम हुआ तो ये भी तो 30 दिन से कम होगा। 146 में से 30 माइनस करना कितना आएगा, 116। 146 में से 30 दिन माइनस, अब ये हो जाएगा 116। तो अब मेरी वर्किंग कैपिटल भी मुझे कम चाहिए होगी। जैसे पहले चाहिए थी 130 लाख, अब पता कितनी चाहिए होगी, अब चाहिए होगी 325, 365 इंटू में 116, है ना। 325 लाख है पूरे साल का, इंटू में 365, इंटू में करोगे 116। अब मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी 103.289 समथिंग, 288 समथिंग, इतनी चाहिए होगी। तो ऐसे वो आगे क्वेश्चन बना सकता है कि रिडक्शन कितनी हुई वर्किंग कैपिटल की, अब इतनी कम जरूरत है, इस जरूरत को कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके अगर मैं चाहूं तो मैं 10% कमा सकता हूं। 10% क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो ऐसा क्वेश्चन आगे बना सकता है। ठीक है, अब मेरे को हैंड्स अप दे दो, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से क्लियर है। पेपर में आया तो कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था पेपर में इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। आगे आओ सर, सही है, ठीक है, आगे आओ। अगला कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन मेथड में क्या होता है, पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट वही है जो कॉस्टिंग में पड़ी है बेटा, डिट्टो सेम है वही, लेकिन 2-3 चीजें अलग है, इसीलिए यहाँ वाली देखना, ठीक है। और फिर आप एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, ठीक है सर। आओ सर बताओ कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट बना ली, इनकम स्टेटमेंट के बाद आपको रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये सारे के सारे एसेट और करंट लायबिलिटी देखनी होती है। इसके बाद आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन, उसमें जो भी सेफ्टी मार्जिन होगा 10% या कोई भी प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज होगा वो आप जोड़ लेना, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज या जो भी होगा, और उसके बाद निकल कर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल आफ्टर सेफ्टी मार्जिन। यहां तक सही है सब कुछ? यहां तक सही है। सुनो, अगर क्वेश्चन में लिखा है सेफ्टी मार्जिन है 10%, जब तो नॉर्मल है, जैसे मान लो ये 1 लाख की फिगर है, इस पे आप 10% निकालो 10,000, तो ये हो जाएगा 1,10,000। यहां तक सही है ना? हाँ। कई बार वो पता है पेपर में क्या लिख देगा, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, सेफ्टी मार्जिन फर्स्ट फॉर्मूले में कहां आएगा, फर्स्ट फॉर्मूले में मतलब जो पहला वाला ऑपरेटिंग साइकिल उसमें नहीं आता सेफ्टी मार्जिन। अगर उसमें सेफ्टी मार्जिन बोलेगा तो बेटा तू क्या करेगा, पहले तू नॉर्मल वर्किंग कैपिटल निकाल ले। ये देखते को दिखा देता हूं, हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकाल ली 130 लाख, अब इसमें बाद में सेफ्टी मार्जिन जोड़ देना, जो भी सेफ्टी मार्जिन होगा 10% या जितना बोलेगा, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया? हाँ। अब कई बार पता है वो क्या बोलता है, वो ऐसे लाइन लिखेगा 10% प्रोविजन है फॉर कॉन्टिजेंसीज, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज, और आगे लिख देगा इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन का मतलब यहां पर आप ऐसे मान लो नॉर्मल, जैसे यहां 10% प्रोविजन जो है वो सेलिंग प्राइस पर है, ऐसे मान लो। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ना, फिर उसको ऐसे करोगे, कैसे करोगे, देखो 1 लाख की तो मेरी कॉस्ट हो गई, ऐसे समझ लो कॉस्ट या वर्किंग कैपिटल, आप ऐसे मान लो ये कॉस्ट है, हाँ सर ठीक है। अब मुझे इसमें 10% जोड़ना है, लेकिन 10% कॉस्ट का नहीं, 10% सेलिंग प्राइस का जोड़ना है, तो मैं सेलिंग प्राइस को x मान लूं, हाँ, तो 10% ये हो जाएगा 0.10x, हाँ। अब इसको सॉल्व करके निकाल लो ये कितना कितना आएगा, अगर इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन बोला है तो। नॉर्मल बोला है 10%, सीधा इसका जोड़ेगा। अगर बोला है इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, दैट मींस ये x है तो ये 0.10x हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां अटक सकते हो सारे के सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज आराम से सुनना, नोट करना, और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे चल सकते हैं क्या? हाँ। अब देखो हमारे पास होते हैं टोटल अप्रोच और क्या कहते हैं कैश कॉस्ट, पहले आपको सारी बातें समझा देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर के चल लूंगा, ठीक है। यहां तक सही है सब कुछ? एक बार थम्स अप देना। पहले यहां तक बताओ, यहां तक सब कुछ सही है तो मैं आगे बढ़ूं, सही है? आओ बेटा, इसके बाद है टोटल अप्रोच और कैश कॉस्ट अप्रोच। ध्यान से सुनना, अगर रॉ मटेरियल स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम पे, दोनों जगह रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। WIP की बात करें, WIP में मटेरियल वेजेस सब कुछ लोगे, तो मटेरियल वेजेस यहां पर डेप्रिसिएशन को भी जोड़ोगे, डेप्रिसिएशन को, टोटल में डेप्रिसिएशन जुड़ता है प्रोडक्शन ओवरहेड में, ठीक है। यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं जुड़ेगा क्योंकि कैश कॉस्ट है, कैश कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ठीक है। फिनिश गुड्स की बात करूं, फिनिश गुड्स को आप किस पे लोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, फिनिश गुड्स को तो अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे लेते हैं ना, फिनिश गुड्स को अपन लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यहां पर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डेटर की बात करें, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लोगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सही है सब कुछ, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रीपेड वेजेस की। देखो, और यहाँ पर दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है क्रेडिट सेल, यहाँ पे कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है, बस एक ही ऑल्टरनेटिव है कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा प्रीपेड वेजेस, वेजेस कॉस्ट पे लोगे। ओवरहेड्स, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों बेटा, ये है प्रीपेड ओवरहेड्स। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन को WIP की वैल्यू में लो चलेगा, फिनिश गुड्स की वैल्यू में लो चलेगा, डेटर की वैल्यू में लो तो भी चलेगा, लेकिन बेटा डेटर कभी भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते, क्योंकि डेटर कह रहा हूं, सॉरी डेप्रिसिएशन कभी भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन में कोई पेमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है। तो डेप्रिसिएशन में कभी भी यहां डेप्रिसिएशन नहीं आएगा जब आप प्रीपेड ओवरहेड्स या आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स निकाल रहे हो तो। बाकी डेप्रिसिएशन हर जगह आएगा। WIP के लिए लेना है बिल्कुल, टोटल में लोगे, कैश कॉस्ट में नहीं लोगे। फिनिश गुड्स में टोटल में लोगे, कैश कॉस्ट में नहीं लोगे। डेटर की कैलकुलेशन में टोटल में लोगे, कैश कॉस्ट में नहीं लोगे। ठीक है सर, कैश बैंक हमेशा दे रखा होगा। ये देखो, ये नीचे भी लिखा है आउटस्टैंडिंग ओवरहेड में भी कि हमेशा डेप्रिसिएशन हटेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। बाकी तो नॉर्मल है। क्रेडिट परचेस किसका देखा जाता है? रॉ मटेरियल का देखा जाता है। ठीक है, क्रेडिट परचेस किसका देखा जाएगा? रॉ मटेरियल का। ठीक है, नीचे लाइन पढ़ो क्या क्या लिखा है। सबसे पहला, डेप्रिसिएशन कभी भी ना तो आउटस्टैंडिंग होगा ना प्रीपेड। ठीक है, डेटर की वैल्यू हमेशा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पे करी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस है क्रेडिट सेल। पहले कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल देखो कितनी है। डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट आर फुली इग्नोर अंडर कैश कॉस्ट अप्रोच। कैश कॉस्ट में ना तो प्रॉफिट का कोई काम है ना डेप्रिसिएशन का कोई काम है। WIP के लिए अगर कुछ नहीं लिखा तो अपन मानते हैं 100%, लेबर ओवरहेड में 50। इसकी डिटेल डिस्कशन मैंने करी है क्लास में कि 50% क्यों माना जाता है, मटेरियल को 100 क्यों माना जाता है। अभी के लिए बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मटेरियल 100 है, लेबर और ओवरहेड को माना जाता है 50%। लेबर और ओवरहेड को ही कन्वर्जन कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार वो क्वेश्चन में लिख देता है मटेरियल पूरा बिगनिंग में लग गया, मतलब 100% काम हो गया। इफ नथिंग इज स्पेसिफाई, हम हमेशा क्या लगाएंगे? हम हमेशा लगाएंगे टोटल अप्रोच। अब पहले आप मुझे यहां तक बता दो, क्या टोटल अप्रोच और कैश कॉस्ट अप्रोच का डिफरेंस समझ आया? तो मैं क्वेश्चन पे चलूं। एक बार यहां तक बोलो बेटा, कमेंट सेक्शन भी भर देना पूरा। अभी आप बताओ बेटा चैट पे, क्या यहां तक सही से समझ आया? यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बोलो बेटा, ये चल सकते हैं आगे। बोलो बेटा, सब सही है यहां तक? जल्दी से लिखो चैट पे, इतना टाइम थोड़ी है। लिखो, फिर क्वेश्चन करके देखेंगे। आओ, ठीक है, लिखो बेटा। चलो ठीक है, मैं मान के चलूँ आपको सब कुछ आता है। आओ, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। आओ, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बहुत आराम से तसल्ली से क्वेश्चन सुनना। देखो, on 1st January the managing director of Noreen Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year. From the following information prepare the working capital requirement. आप ही की बुक का इलस्ट्रेशन है, सुनो। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रोडक्शन कितनी करी थी बेटा? 60,000 यूनिट। इट इज प्लान दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, मतलब जितना भी सेलिंग प्राइस होगा उसका रॉ मटेरियल है 60%, वेजेस है 10%, ओवरहेड है 20%। पहले सेलिंग प्राइस दिखा देता हूं, ये देखो नीचे लिखा है बेटा, सेलिंग प्राइस है 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है, हाँ सर। अब सुनो ध्यान से, अगर सेलिंग प्राइस मेरा 5 रुपए है, 5 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है, तो मटेरियल हो जाएगा 3 रुपए, वेजेस हो जाएगा 0.5 और ओवरहेड हो जाएगा 1 रुपए। ठीक है, सबको जोड़ोगे तो 4.5 होंगे, मतलब 0.5 का प्रॉफिट भी आ रहा होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल आर इशू टू रिमेन इन स्टोर फॉर एवरेज ऑफ 2 मंथ। 2 महीने के लिए रॉ मटेरियल को स्टोर में आप रखते हो। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल को 2 महीने के लिए रखते हो तो पता है इसका स्टॉक कैसे निकलेगा? इसका स्टॉक निकलेगा जितनी भी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आएगी इनटू में 2/12। ठीक है, ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस, मतलब WIP की बात कर रहे हैं, WIP 1 महीना रहेगा, तो WIP होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ करोगे 1/12 तो WIP आएगा। रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू पाइपलाइन इमीडिएटली, देखो यहाँ लिखा भी है रॉ मटेरियल को इमीडिएटली डाल दिया, मतलब मटेरियल पे काम हो गया होगा 100%। लेबर ओवरहेड एक्रू इवनली, मतलब 50%। लेबर ओवरहेड के लिए जब तक कुछ नहीं लिखा 50% मानते हैं। ठीक है सर। फिनिश गुड विल स्टे इन वेयर हाउस, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लोगे इनटू में 3/12, क्योंकि 3 महीनों का है। क्रेडिट अलाउ बाय क्रेडिटर 2 महीने, मतलब रॉ मटेरियल की जो परचेज होगी, रॉ मटेरियल की जो परचेज होगी इनटू 2/12। क्रेडिट अलाउ टू डेटर, मतलब जो भी आपकी क्रेडिट सेल होगी इनटू में 3/12। सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सही है क्या?
देयर इज रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल, वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड, ध्यान से, वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ, मतलब वेजेस और ओवरहेड में भी एक महीने का लैग चल रहा है, और अगर एक महीने का लैग चल रहा है तो इसकी भी पेमेंट ऐसे निकलेगी, क्योंकि पिछले महीने का आप अगले महीने की 1 तारीख को पे कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो मैं ऐसा मानता, वेजेस ओवरहेड जब जब एक्रू हुआ तब तब आपने पे कर दिया, कोई लैग नहीं है। अब लैग चल रहा है मतलब आउटस्टैंडिंग में ये भी दोनों आएंगे। कंपनी नॉर्मली कीप कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, नीचे तो सॉल्यूशन चालू हो गया, बस इतना क्वेश्चन है, ठीक है। आओ जैसा मैंने क्लास में करा रखा आपको डिट्टो वैसा ही दिखाता हूँ, आओ, ठीक है, कि अपन ने क्लास में ये वाला क्वेश्चन कैसे करा है। ये क्वेश्चन है नॉरिन लिमिटेड, ध्यान से देखना, बाद में आपको लगे इसका स्क्रीनशॉट लेना, आराम से सुनो। देखो बेटा, सबसे पहली बात इनकम स्टेटमेंट बना देता हूँ 60,000 यूनिट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो ध्यान रखना, जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, ठीक है। जो भी मेरी कॉस्ट अप टू फैक्ट्री होगी वही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होगी, क्योंकि कहीं कोई ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, ठीक है सर। नॉर्मल चलो, रॉ मटेरियल कितना था 60,000 यूनिट पे 3 रुपए के हिसाब से, वेजेस 0.5, ओवरहेड 1, टोटल कॉस्ट इतनी आ गई, सेल मेरे को दे रखी है 5 रुपए सेलिंग प्राइस के हिसाब से, प्रॉफिट आ गया, ठीक है सर। अब आप निकाल दो वर्किंग कैपिटल। देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल को लेते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे 180, ठीक है, और आगे 2/12 कैसे आया 2/12, ये देख लो मैं दिखा देता हूँ। रॉ मटेरियल पे था 2/12, ये देखो अपन ने यहाँ करा भी है, सही है बिल्कुल, हाँ सर सही है। आगे आओ, सारी चीजें लेनी है, सही है। आगे आओ, मटेरियल, अब देखो WIP की बात करते हैं, पहले रॉ मटेरियल हो गया, अब WIP। तो WIP के लिए मटेरियल अलग दिखाओगे, लेबर ओवरहेड अलग दिखाओगे, ठीक है। पहले मटेरियल की बात करते हैं, तो देखो मटेरियल पे कितना है 180 और WIP का पीरियड कितना है भाई, WIP का पीरियड है 1/12, और यहां पर कंप्लीशन भी लोगे 100% और 50%, ठीक है, ये WIP हो गया। फिनिश गुड्स को लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, टोटल कॉस्ट है 270, इस पे ले लिया 270 और जितना पीरियड है। डेटर को लोगे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पे, ठीक है, यहां पर मैंने गलती से क्रेडिट सेल लिख दिया होगा, ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल होती है ना, तो सारी की सारी सेल क्रेडिट पे है तो वही कॉस्ट लोगे, टोटल कॉस्ट वही 270 इंटू में 3/12, कैश सीधा सीधा दे रखा है। क्रेडिटर के लिए क्या करोगे, अब देखो क्रेडिटर के लिए चाहिए होती है परचेस, पर मेरे पास परचेस तो है ही नहीं, तो जितनी कंजम्पशन है उसी को क्या मान लूंगा परचेस, और जितना पीरियड है वो ले लिया, ठीक है सर। क्रेडिटर वाला पॉइंट भी हो गया। आउटस्टैंडिंग में वेजेस ओवरहेड दोनों लोगे 1 महीने का, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी ये चीज कि ये 1 महीने का है, जो अभी आप खर्च कर रहे हो वो अगले महीने की 1 तारीख को आप पे कर रहे हो, ठीक है। बोलो बेटा, क्या यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है या नहीं, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। ये नीचे है पूरा क्वेश्चन, आप मैच कर सकते हो, 166,250, हमारा भी वही आ रहा है 166,250, ठीक है। क्लियर हुआ, हम सब दो जल्दी से तो आगे बढ़ो, यहां तक क्लियर है सब, चल सकते हैं आगे, आओ जी। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, द फॉलोइंग एनुअल फिगर रिलेट टू XYZ कंपनी, कुछ डाटा दे रखा है ध्यान से। सेल है एट 2 मंथ क्रेडिट, मतलब डेटर का जो पीरियड हो गया वो 2 महीने का हो गया, सब परफेक्ट चल रहा है ना यार। एक तो तुम चैट पे लिखते नहीं हो बेटा, चैट पे लिखो तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो, सो गए क्या, चलो बताना जरूर। आओ, सेल एट 2 मंथ क्रेडिट, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम के साथ क्या लिखा है, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट, मतलब देखो ये हो गया डेटर का, ये वाला पीरियड हो गया डेटर, ये हो गया डेटर के लिए, और ये हो गया किसके लिए, क्रेडिटर के लिए। समझते चलना, बहुत आसान है चैप्टर पूरा, ठीक है। सेफ्टी ये तो हो गया अपना, ये यस सर आ गया, नहीं सर मजा आ गया, अरे मजा आ गया तो नलायक को बोलो ना मजा आ गया। अच्छा आगे देखो, वेजेस में 1 महीने का लैग है, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस बनेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के आगे लिखा हुआ है साफ साफ कैश, और आगे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन एरियर, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बनेंगे, ठीक है। एडमिन में लिखा है 1 मंथ लैग, ये भी आउटस्टैंडिंग बनेंगे। सेल्स प्रमोशन में लिखा है पेड क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब 3 महीनों का, क्वार्टरली मतलब 1 क्वार्टर का एडवांस में दिया, 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो ये प्रीपेड में आएगा आपकी बार। ये किस में आएगा बेटा, ये प्रीपेड में आएगा। यहां तक सही है सब कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बस बताते चलना, ठीक है। आगे चलो यहां से, यहां तक सही है, हाँ सर। आपको रिएक्शन नहीं दिख रहे शायद, अरे रिएक्शन आ ही नहीं रहे यार, ठीक है चलो आगे आओ, कोई बात नहीं, यहां तक सही। आगे देखो, द कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट ऑन अ GP ऑफ 25%, डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई मेरे को क्या लेना देना, तुम नीचे क्वेश्चन पढ़ो। इट कीप 1 मंथ स्टॉक,
कह रहा है रॉ मटेरियल के लिए 1 मंथ का स्टॉक रखना और फिनिश गुड्स के लिए भी 1 मंथ, रॉ मटेरियल और इसके लिए दोनों के लिए 1/12 कैश बैलेंस 1 लाख है। कह रहा है 20% सेफ्टी मार्जिन, लो 20% का सेफ्टी मार्जिन भी आ गया। नीचे बोला वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालो, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कैश कॉस्ट बेसिस। और जब जब कैश कॉस्ट बेसिस आएगा, ध्यान से मेरे साथ साथ बोलना, जब जब कैश कॉस्ट बेसिस आएगा तो जीपी का 25% और डेप्रिसिएशन की ये लाइन सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दे रखी है, इस पे अपना दिमाग मत लगाना। क्यों सर, एक बात बताओ, मेरे पास सेल है, सेल में से जीपी माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह, अरे मेरे को क्या लेना देना, मेरे को दे तो रखा है कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मेरे लिए तो काम का कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ना। तो एक बात ध्यान रखना, आईसीएआई हमेशा मजे लेता है, जब जब क्वेश्चन कैश कॉस्ट अप्रोच का आएगा वो तब तब आपको रेट ऑफ जीपी और आगे लिखेगा डेप्रिसिएशन पार्ट है, मेरे को लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कैश कॉस्ट के क्वेश्चन में चाहे प्रॉफिट हो चाहे डेप्रिसिएशन हो, हम पूरा इग्नोर करते हैं, हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है सर, सर समझ में आया, ठीक है। कौन सा इलस्ट्रेशन है, आओ इलस्ट्रेशन 4 मैं आपको यहां से दिखाता हूं, जैसा मैंने क्लास में करा रखा है ना वैसे दिखाता हूं। आओ ये रहा, कैश कॉस्ट बेसिस है, डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले रॉ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। रॉ मटेरियल है 9 लाख, वेजेस है इतना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इतना, ठीक है। स्टार्ट करें, आओ देखो कहां गया हमारा, ये सबसे पहले लिया रॉ मटेरियल, ठीक है, वेजेस लिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कौन से वाले लेने, कैश वाले, और कैश वाले ही दे रखे थे, ठीक है। इन तीनों को जोड़ते हो, पहले आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर करोगे ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कोई डाटा नहीं है इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही सीओजीएस के बराबर हो गई। कौन सी कॉस्ट है, कैश वाली, ठीक है। हम हमेशा पूरे वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में एडमिन ओवरहेड्स को मानेंगे कि ये प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, हम हमेशा ये मानते हैं प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है। और अगर ये प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, सुधांशु तू कुछ कर रहा है मत करियो, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन रिलेटेड अगर ये नहीं है तो ये नीचे आएंगे, हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नीचे आएंगे। पूरे वर्किंग कैपिटल में 2 क्वेश्चन में इन्होंने प्रोडक्शन रिलेटेड माना है, मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है इसीलिए नीचे आए, ठीक है। एडमिन जुड़े, सेल्स के खर्चे जुड़े, चाहे आपने एडवांस में पे करे, जुड़ेंगे तो सही ना। ये आ गया कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितना भी कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया भाई मेरे को इतना ही काम करना है, ना तो मेरे को सेल से मतलब है ना कुछ, इतनी डिटेल निकाल ली। अब आप वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन बना लो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन बना लेंगे। अगर उसमें कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं लिखा होता, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखा होता तो भाई फिर मैं पूरा निकालता, फिर डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को माइनस करता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखा आता है, ठीक है। अगर नहीं लिखा आएगा, पता है तू क्या करेगा, तेरे पास सेल है, माइनस कर दे जीपी, जैसे माइनस करेगा जीपी तेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब मान ले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से आ रही है 3 लाख, मान ले ऐसे यहां से 3 लाख आ रही है, तेरे पास डाटा है मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड प्रोडक्शन वाले, ये सब कुछ तू जोड़ ले, ये आ रहा है 270, तो देखो यहां से पता चल गया बाकी के 30,000 का डेप्रिसिएशन है और मेरे को 270 लेना है। तो ये 270 भी तो मेरे को क्वेश्चन में सीधा सीधा ही दे रखा होता ना, तो मेरे को वो पार्ट निकालना ही नहीं होता कभी भी, ठीक है। आओ यहां तक हो गया। अब करंट एसेट सुनो, करंट एसेट में सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल दे रखा था, रॉ मटेरियल था 9 लाख, ये देखो 9 लाख का ले लिया 1/12, फिनिश गुड्स भी 1/12 था, किसका लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है सर। डेटर, डेटर किस पे लेंगे, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, ये देखो कैश कॉस्ट ऑफ सेल है 29,40,000, डेटर का पीरियड था 2/12 दे रखा था। सेल्स प्रमोशन 1 क्वार्टर, अब 1 क्वार्टर है तो चाहे तो आप ऐसे ले लो 3 महीने पूरे साल में, या 1 क्वार्टर को 1/4 ले लो, फर्क थोड़ी पड़ेगा कुछ, कैश दे रखा है सीधा। करंट लाइबिलिटी के लिए क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी पे जाओ, करंट लाइबिलिटी पे सबसे पहले रॉ मटेरियल की परचेज जो 9 लाख रुपए ही है, कंजम्पशन को ही माना है क्योंकि कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग है नहीं, 2/12। आउटस्टैंडिंग में वेजेस ओवरहेड दोनों, एडमिन एक्सपेंस भी आएंगे, ये लास्ट में आ गया वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में सेफ्टी मार्जिन जोड़ो, वर्किंग कैपिटल खत्म, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन आसान था। तो कैश कॉस्ट में आपको समझ आ गया होगा, हम डेप्रिसिएशन को कहीं नहीं दिखाते, टोटल अप्रोच में डेप्रिसिएशन को दिखाओगे, बट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में तो वो भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। एक बार देखो इतना, कोई डाउट है तो बताना, या यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर है, एक बार बताना बेटा, मैं जब तक पानी भर लूं। यहाँ तक सब सही है, क्लियर है, तो आगे चलें। बोलो जी, ऑल परफेक्ट, कोई डाउट कोई परेशानी है यहाँ तक तो बोलो, ये क्लियर है, सही है सब कुछ, ऑल गुड, ठीक है। आओ अब यहाँ से आगे चलेंगे, क्लियर है। यहाँ से आगे चलेंगे, ये भी क्वेश्चन हमारा पूरा पूरा हो गया, आंसर पूरा मैच करेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। आओ अब इसके बाद यहाँ पर जाने से पहले जरा मैं एक चीज आपके साथ पहले डिस्कस कर दूं। ये देखो, ये आईसीएआई के पीछे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इस पे कुछ लिख नहीं पाऊंगा लेकिन आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। देखो
द मैनेजमेंट ऑफ ट्रक्स कंपनी लिमिटेड प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस कंसल्ट यू टू प्रिपेयर एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर दे रखा है बेटा, एक सेल है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वालों की सेल आप क्रेडिट पे दे रहे हो 1 महीने। अगर 1 महीना दे रहे हो मतलब उनके डेटर को पीरियड मिल रहा है 1 महीना, लेकिन साथ में आप एक्सपोर्ट सेल भी कर रहे हो, और जो आपकी एक्सपोर्ट सेल हो रही है ना, आपकी एक्सपोर्ट सेल हो रही है 3 महीने क्रेडिट पे, और ये प्राइस 10% कम है। बस मेरे को यहाँ ये चीज समझानी है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल यूज करा, 2 महीना क्रेडिट है तो क्रेडिटर का हो गया। वेजेस के लिए आधे महीने हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 महीना, एडमिन के लिए 1 महीना, ये आपने क्वार्टरली एडवांस में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट है, जिसमें एक अगले साल की है, 4 इंस्टॉलमेंट में जिसमें एक अगले साल की है, तो ये भी प्रीपेड हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ जीपी 20%। डब्ल्यूआईपी और डेप्रिसिएशन को लेना ही नहीं। अगर डब्ल्यूआईपी और डेप्रिसिएशन को लेना ही नहीं, डेप्रिसिएशन को नहीं लेना मतलब कैश कॉस्ट का क्वेश्चन हो गया। कंपनी कह रही है 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, दोनों में 1 मंथ रखती है। और कंपनी कह रही है कि भाई मेरे को कम से कम 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए अपने ओवरड्राफ्ट में रखने, मतलब कैश रखना है 2.5 लाख का, जिसमें ओवरड्राफ्ट लिमिट भी है 75,000 की, जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुई। सारी बातें समझाऊंगा। और 10% का मार्जिन भी रखना है, नॉर्मल जो भी कंप्यूटेड फिगर आएगी उस पर, और ये काम करना है आपको, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो मेरे को आप लोगों के साथ बात डिस्कस करनी है, बस वो ये पहला पॉइंट है जो मैंने यहाँ हाईलाइट करा। सिर्फ पहला पॉइंट मेरे को समझाना है, क्योंकि सुनो, हम डेटर को निकालेंगे कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, और कैश कॉस्ट ऑफ सेल डोमेस्टिक की अलग आएगी, एक्सपोर्ट की अलग आएगी, ये बात ध्यान रखना, दोनों की अलग अलग आएगी, ठीक है। ठीक है सर, आओ मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ यही वाला क्वेश्चन है, आओ क्वेश्चन देखना ध्यान से, हमें कैश कॉस्ट पे करना है, ठीक है। मैं यहाँ बार बार आपके सामने क्वेश्चन भी लाता रहूंगा, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, ये रहा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मटेरियल से स्टार्ट करना। मटेरियल कितना है 675, वेजेस है 540, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कैश वाले हैं 765। आपको दिखाते चलता हूँ, ये देखो, आपने लिया रॉ मटेरियल, वेजेस लिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैंने आपको बोला था आईसीएआई ने सिर्फ 2 क्वेश्चन में एडमिन को प्रोडक्शन रिलेटेड माना है। आप याद कैसे रखोगे, सुनो, 2 क्वेश्चन याद कैसे रखोगे। एक क्वेश्चन तो है जहां डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट आ रहा होगा, एक क्वेश्चन है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट वाला, और दूसरा क्वेश्चन है जहां पे 2 साल का डाटा है, 2 ईयर का डाटा। अभी आगे आएगा वो क्वेश्चन, अभी छोड़ दो। तो देखो यहाँ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन है, तो इन्होंने एडमिन को भी मान लिया प्रोडक्शन रिलेटेड एज पर आईसीएआई स्टडी मेट, ठीक है। कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सेल्स प्रमोशन के खर्चे जोड़े। देखो सेल्स प्रमोशन के खर्चे भी दिखा देता हूँ, 1,12,500 है, ये रहे सेल प्रमोशन के खर्चे हैं 1,12,500। आपने सबको जोड़ा, कैश कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन देख लेना। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स को लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, देखो 2160 पे लिया है, इंक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस, ठीक है। डेटर को भी छोड़ दो, डेटर को छोड़ दो, बाद में डिस्कस करूंगा, डेटर को रोक दो। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, तो प्रीपेड है कितने, 3 महीनों का, ठीक है। अब कैश बैलेंस वाला पॉइंट सुनो पहले। उसने बोला था, ध्यान से सुनना, उसने बोला था मेरे को 2.5 लाख का क्या रखना है अपने पास, कैश बैलेंस रखना है। और इस 2.5 लाख में ओवरड्राफ्ट की लिमिट जुड़ी हुई है 75,000, जिसमें से आपने अभी कुछ भी यूज नहीं करा। भाई अगर ये देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में यही लिखा है 2.5 लाख रखने हैं, जिसमें 75,000 ओवरड्राफ्ट लिमिट है जो आपने यूज नहीं करी। भाई अगर आपने यूज नहीं करी, मैं बोलूं मेरे को जब भी जरूरत पड़ेगी बैंक से 75,000 निकल सकते हैं। अगर बैंक से 75,000 निकल सकते हैं मतलब मुझे कैश कितना रखना है, कैश रखना है बस बाकी का बचा हुआ, बाकी का बचा हुआ 175 आएगा ना, हाँ ठीक है। मान लो इसमें से वो बोल देता कि 20,000 यूटिलाइज हो गए हैं। अगर इसमें से वो बोल देता कि 20,000 मेरे यूटिलाइज हो गए हैं, तो यहां बचे होते 55,000, और अगर यहां 55 बचे हैं तो यहां पर मेरे को अब 195,000 का कैश रखना पड़ता। ठीक है, समझ आ गया यूटिलाइज वाला कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ सर ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। करंट लायबिलिटी सारा पार्ट आराम से दे रखा है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए आप क्या करोगे, देखो इनकम टैक्स के लिए क्वेश्चन में क्या बोला था, आओ एक बार इनकम टैक्स की बात पढ़ लेते हैं। पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट, जिसमें से एक अगले साल में आएगा, एक अगले साल में आएगा, प्रीपेड नहीं है। पेबल 4 इंस्टॉलमेंट में है, जिसमें एक अगले साल में आएगा, दैट मींस ये करंट लायबिलिटी है, तो एक इंस्टॉलमेंट होगी 3/12, क्योंकि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन हो गया। अब मेरे को बस आपको डेटर वाला पॉइंट समझाना है। देखो अगर डेटर के लिए मेरे को कहीं से कैश कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाए, कहीं से कैश कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाए, तो 1/12 और 3/12 तो मैं कर सकता हूं ना। 1/12 और 3/12 कर सकता हूं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऊपर दिखा देता हूं, डोमेस्टिक के लिए है 1 मंथ और एक्सपोर्ट है 3 महीने, 3/12। सही है सब कुछ? हाँ सर। अब ये समझो कैश कॉस्ट ऑफ सेल कैसा है, बस वो बात समझना। देखो सर अभी तक की कैश कॉस्ट ऑफ सेल तो दे रखी है, सीधा उठा लो, नहीं बेटा सीधा नहीं उठाएंगे, समझना बात को।
जहां तक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसको तो बांटूंगा किस रेशो में? इक्विवेलेंट सेल के रेशो में। सर इक्विवेलेंट सेल का मतलब एक सेल थी 18 लाख और दूसरी को कन्वर्ट करूंगा 100% पे, तो ये आएगी 9 लाख। कैसे? ये देखो सेल कैसे थी, एक सेल है 18 लाख, दूसरी 8,10,000 है, बट ये 10% कम पे है। ये 10% कम पे है ना, तो मैं पता क्या करूंगा, देखो एक सेल तो हो गई 18 लाख, दूसरी एक्सपोर्ट 8 लाख करी, 10% कम पे, मतलब ये 90% है, 8,10,000, ये 90% पे, तो टोटल सेल 9 लाख हो जाएगी। हाँ, तो इतना खर्चा तो मैं बांटूंगा 2:1 के रेशियो में। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इस खर्चे को 2:1 में क्यों बांट रहे हो? क्योंकि बेटा बात समझो, आप कोई भी खर्चा देख लो, मटेरियल हो, वेजेस हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो, एडमिन एक्सपेंस हो, ये सब खर्चा प्रोडक्शन पे लगता है, तो आपके सेल से लेना देना नहीं है, तो सेल दोनों को 100% पे कन्वर्ट करके हम इस खर्चे को बांटेंगे। ठीक है सर। लेकिन जो सेल प्रमोशन एक्सपेंस है, बात समझना, जो सेल प्रमोशन एक्सपेंस है ये तो सेल्स पे लगता है ना, जैसे कमीशन है, कमीशन तो सेल पे जाती है, इसीलिए इस खर्चे को बांटोगे एक्चुअल सेल के रेशियो में, जो 18 लाख और 8,10,000 का रेशियो है, इस रेशियो में बांटोगे, और फिर आपकी कैश कॉस्ट ऑफ सेल दोनों की अलग अलग आएगी। नीचे दिखा देता हूं, ये देखो सबसे पहले अपन ने इसको कन्वर्ट करा 2:1, तो कैश कॉस्ट ऑफ मतलब जो एडमिन एक्सपेंस तक के खर्चे थे उसको तो 2:1 में बांटा, लेकिन सेल प्रमोशन के खर्चों को अपन बांटेंगे 18 लाख और 8,10,000 के रेशियो में। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो आप, ये कैश कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी दोनों की, और जब ये कैश कॉस्ट ऑफ सेल आ गई डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की, अब ये डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की ला करके यहाँ डाल दो। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपसे हो गया। सही सही बताना मजा आया या नहीं आया? आईसीआई का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। एक इन्होंने एडजस्टमेंट भी ले रखी है, एडमिन एक्सपेंस वाली अजम्पशन ले रखी है, वो भी मैंने आपको समझा दी। अब आप बोलो क्या यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? सही बताना, यहाँ तक सही है सब कुछ? आ गया मजा? ठीक है सर, कैश वाला रिपीट कर दो। कैश वाले में बस एक पॉइंट ध्यान रखियो भाई, कि अगर 2.5 लाख रुपए तेरे को रखने हैं, जिसमें ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी 75,000 है, तूने अभी तक कोई यूटिलाइज नहीं करा, तो वो तो रखा हुआ है ना, तो मैं अलग से कैश अपने पास सिर्फ 175 का रखूंगा। ठीक है, अगर उसमें से कुछ यूटिलाइज कर लिया होता तो वो हटा देता, बाकी मेरे को अपना कैश बढ़ाना पड़ जाता। अभी मैंने इसमें से कुछ यूटिलाइज ही नहीं करा, तो मेरे को कैश कितना रखना अपने पास? सिर्फ 175। ठीक है, सही है सर, ये भी हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब यहां समझो, इस वाले पॉइंट में ना बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। देखो, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है, हम ऐसा मानते हैं। सर हमें पेपर में लिखा आएगा, हमेशा पेपर में लिखा आएगा अगर कोई न्यू बिजनेस होगा, तो न्यू नहीं है तो आप क्या मानोगे? एग्जिस्टिंग है। और अगर एग्जिस्टिंग है तो मैं बोल सकता हूं ना, जितने सेल के यूनिट हैं वही फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन होगी, या जितने रॉ मटेरियल कंजम्पशन है उतना ही आप बाहर से परचेज करके लाए होगे। इसीलिए इसीलिए अगर आप अभी तक के सारे क्वेश्चन देखो, तो जब जब मैं क्रेडिटर निकाल रहा था, क्रेडिटर में मैंने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लिया था। देखो यहां पर भी क्रेडिटर में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लिया था। ठीक है, ये देखो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाऊं, इसमें भी क्रेडिटर में देखो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लिया था, ये देखो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। ठीक है, ऊपर का कोई क्वेश्चन देखें तो देखो यहां पर भी क्रेडिटर में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लिया था, जबकि क्रेडिटर में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन तो नहीं आना चाहिए। बट एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम मान के चलते हैं जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा किसी भी चीज का, चाहे रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, WIP हो, उतना ही आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो इस वजह से हम हमेशा जब भी क्रेडिटर की वैल्यूएशन करते हैं तो रॉ मटेरियल परचेज को मान लेते हैं ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन के बराबर है। यहां तक क्लियर है क्या? अभी तक के किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा आया था कि बिजनेस नया है, नया नहीं है, मतलब आपका कौन सा बिजनेस है? एग्जिस्टिंग बिजनेस। और अगर एग्जिस्टिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, इस वजह से क्रेडिटर की वैल्यूएशन हमेशा होगी रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे। पहले इतने पे ठेंगा दिखाओ, इतना सही है, इतने पे हैंड्स अप करो, सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है, तो आगे चले। बोलो बेटा, अगर आपको इतना क्लियर है तो ही मैं आगे चलूंगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब अगर आपको इतना क्लियर है, आओ यहां से जरा आगे चलते हैं। सुनना, अगर न्यू बिजनेस होगा भाई, न्यू बिजनेस में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, और अगर न्यू बिजनेस में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक तो सबके होंगे ना। और अगर क्लोजिंग स्टॉक सबके होंगे तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, जो भी आपका, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे से कि ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग दे रखा है, तो इसको ना जरा मैं इस इक्वेशन को चेंज करूंगा, आप भी चेंज करना, ये सही नहीं लिखी हुई, इसको ये ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को, जो प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन के यूनिट क्या आएंगे? जितना सेल हुआ और साथ में जो भी क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का। क्या यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आएगी? आएगी।
सेम वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को नीचे वाली भी ये गलत है, नीचे वाली भी अपन सही करेंगे। अगर मेरे को परचेस क्वांटिटी निकालनी है रॉ मटेरियल की, अगर रॉ मटेरियल की परचेस क्वांटिटी निकालनी है तो परचेस ऐसे लेनी चाहिए ना सर, कंजम्पशन लो साथ में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ो। ओपनिंग तो कुछ है नहीं, वरना ओपनिंग को जीरो माइनस करूंगा। ओपनिंग कुछ नहीं है क्योंकि नया बिजनेस है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, एक बात बताओ, हमारी इक्वेशन होती है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो कंजम्पशन आती है रॉ मटेरियल में। अब कंजम्पशन है, क्लोजिंग उधर जाके जुड़ेगा तभी तो परचेज आएगा, क्योंकि ओपनिंग जीरो है। तो बस यहाँ एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी नया बिजनेस होगा, कभी भी नया बिजनेस होगा, तो जब आप क्रेडिटर निकाल रहे हो रॉ मटेरियल के, तो अब की बार कंजम्पशन तो लोगे, साथ में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी लोगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मतलब कंजम्पशन तो लोगे लोगे, साथ में क्लोजिंग स्टॉक लोगे रॉ मटेरियल का। क्या लोगे साथ में, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि मेरे को टोटल देखना आपने बाहर से जाके कितना रॉ मटेरियल परचेज करा होगा। बोलो कोई दिक्कत। अभी तक के सब क्वेश्चन में आप कंजम्पशन उठा रहे थे, अब कंजम्पशन के साथ साथ आपको यह भी लेना पड़ेगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि वो सारा मैं बाहर से खरीद के लाऊंगा। ठीक है, बोलो सही है यहां तक सब कुछ, बताओ जी, क्लियर है। आओ क्वेश्चन देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं बस, एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखो। सर हमें पता रहेगा क्या, ये देखो पहले ऊपर लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। न्यूली कमेंसिंग बिजनेस, न्यूली कमेंसिंग बिजनेस मतलब नया बिजनेस है, नया बिजनेस मतलब ओपनिंग कुछ नहीं होगा, क्लोजिंग होगा, ठीक है। सर सेल दे दी, सीओजीएस है, जीपी है। ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें फिगर उल्टी सीधी करके दे रखी है। एडमिन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। और कह रहा है जो ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ये देखो जो ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कैसे निकली, ये भी नीचे बता रखा है। मटेरियल इतना, वेजेस इतना, डेप्रिसिएशन दिया है, हम नहीं लेंगे डेप्रिसिएशन को, हटाओ। और लेस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका 10% लगाया है। अगर उसने इसका 10% लगाया मतलब इसमें डेप्रिसिएशन भी जुड़ा है, हम अपने हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। आगे आओ। द फिगर गिवन अबव रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स। सबसे पहले कह रहा है ऊपर की जो भी फिगर है वो सारी फिनिश गुड्स की है, मतलब इसमें ऊपर डब्ल्यूआईपी नहीं है, नॉट टू डब्ल्यूआईपी, नीचे लिखा भी है नॉट टू डब्ल्यूआईपी। गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर प्रोडक्शन विल बी इन प्रोसेस ऑन द एवरेज रिमेनिंग फुल मटेरियल। मटेरियल पूरा मतलब डब्ल्यूआईपी के लिए कह रहा है मटेरियल पूरा है, लेकिन लेबर और ओवरहेड के लिए मानना 40%। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बिलीव इन कीपिंग मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ कंजम्पशन इन स्टॉक, 2/12 लेना है रॉ मटेरियल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है, हाँ सर सही है। और 15% ऊपर के सारे खर्चों का 15% करोगे तो डब्ल्यूआईपी आता जाएगा, ठीक है सर, हम इनकम स्टेटमेंट में ही निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ बच्चा बोलता है सर डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स का पीरियड तो नहीं दे रखा, बेटा कोई बात नहीं, इनकम स्टेटमेंट से वैल्यू निकलेगी, हमेशा इनकम स्टेटमेंट से वैल्यू निकलती है ऐसे क्वेश्चन में डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की, हमेशा जब जब नया बिजनेस आएगा, ठीक है। ऑल एक्सपेंस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस, सारे एक्सपेंस प्रीपेड हो गए। सप्लायर ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1/2 मंथ, मतलब 1.5 महीने का क्रेडिट है सप्लायर का। और क्रेडिटर में ध्यान रखना कंजम्पशन भी आएगी और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, ठीक है। 20% की सेल कैश में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेस्ट है 2 मंथ क्रेडिट, बाकी डेटर के लिए 2 महीने है। 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, ये लाइन भी बहुत अच्छी है। 70% इनकम टैक्स जो है एडवांस में पे कर रहे हो आप, तो 10,000 था इनकम टैक्स, 10,000 था, ये देखो 10,000 का इनकम टैक्स है। अगर 10,000 का इनकम टैक्स है उसका 70% मतलब 7,000, 7,000 आपने एडवांस में पे करा होगा। और क्वार्टरली में हमेशा एडवांस खाली 3 महीने का होता है, क्योंकि एक ही क्वार्टर की तो आगे जारी होगी ना, बाकी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। कंपनी विशेष टू कीप 8,000 इन कैश। और एक बात और बताया था टैक्स में, 10,000 में से 7,000 पे कर चुके हो तो जो बाकी का 3,000 है वो करंट लाइबिलिटी में अभी भी आएगा, ठीक है। 10% हैज टू बी एडेड टू द एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफोर्सिंग कॉन्टिजेंसीज, ठीक है। सारा काम आपको करना है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि कैश कॉस्ट के बेसिस पे करो, बट इस क्वेश्चन को कैश कॉस्ट पे करा हुआ है तो हम भी करेंगे। कैसे, ये देखो सजेस्टेड आंसर्स में दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन नहीं ले रखा होगा, देखो डेप्रिसिएशन 0 लिया हुआ है, ठीक है। मतलब इन्होंने कैश कॉस्ट पे करा, हम भी इसको कैश कॉस्ट पे करेंगे, ठीक है। आओ, आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा तो देख के वैसे ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैश कॉस्ट का है, ठीक है। मजा आ रहा होगा। ये देखो ये क्वेश्चन मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, नहीं ये वाला नहीं है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना, कैश कॉस्ट अप्रोच, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आओ देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल देखना, रॉ मटेरियल कितना है मेरा, ये रहा। रॉ मटेरियल से चालू करेंगे ना हम अपना क्वेश्चन, देखो रॉ मटेरियल है 84, वेजेस इतना, डेप्रिसिएशन हम लेंगे नहीं, ठीक है।
बट भाई ये सारा डाटा रॉ मटेरियल 84 वेजेस ये तो हो गए फिनिश गुड्स के, अब तो WIP भी है 15%, तो साथ में 15% WIP भी लो, तो मटेरियल का खर्चा आएगा 15% और ये पूरा कंप्लीट है। लेबर का खर्चा भी आएगा 15%, लेकिन ये 40% कंप्लीट है, वेजेस और ओवरहेड जो भी है, ठीक है। ये आ गई कॉस्ट अप टू फैक्ट्री, ठीक है। ये कौन सी कॉस्ट हो गई? फैक्ट्री तक की। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा, लो बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, यही तो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, ये सारा ही रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी जो भी वैल्यू आई वो यहां से माइनस कर दी, ठीक है। अब क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 10%। सर कैसे पता 10%? ये देखो लिखा है 10% है, तो मैं अपनी कॉस्ट का 10% लूंगा। सर मैं अपनी कॉस्ट का 10% ले रहा हूं, ये तो अलग आ रहा है, वो इसीलिए अलग आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है, उन्होंने डेप्रीसिएशन के साथ लिया है, हमने बिना डेप्रीसिएशन के लिया है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो क्लोजिंग आया ये वर्किंग कैपिटल में काम आ जाएगा करंट एसेट में, सेम ये जो क्लोजिंग आया वर्किंग कैपिटल में काम आ जाएगा करंट एसेट में। मैंने बोला था ना WIP फिनिश गुड हमेशा इनकम स्टेटमेंट से आ जाएंगे आपके। एडमिन ओवरहेड सीधा उठा लो, सेलिंग ओवरहेड सीधा उठा लो, सही है, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ठीक है। बस अब वर्किंग कैपिटल बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है। रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक है 2/12 WIP, और ये तो इनकम स्टेटमेंट से उठा लिया WIP और फिनिश गुड्स, ठीक है। डेटर, अब डेटर ध्यान से देखना, डेटर के लिए पहले पूरी कॉस्ट उठाई, डेटर के लिए पहले पूरी कॉस्ट उठाई, पर मेरे को देखनी होती है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल 80% थी। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो क्रेडिट सेल है वो 80% है, क्योंकि बाकी की 20% कैश में हो रही है, बाकी 20% कैश में, तो अपन ने 80% उठाई और 2/12 कर दिया। यहाँ तक सही है सब कुछ? हाँ सर सही है, ठीक है। और सारे के सारे सब एडवांस के सबके लिए बोला था, सारे एक्सपेंस के लिए 1 मंथ एडवांस है, तो सब एक्सपेंस को 1 मंथ एडवांस, चाहे वेजेस हो, चाहे एडमिन हो, चाहे सेलिंग हो, सब कुछ, ठीक है। अच्छा एडवांस इनकम टैक्स कितना? 7,000 का टैक्स दिया था, और एडवांस सिर्फ 3/12 होगा, ठीक है, सब कुछ आ गया। पहले बाकी समझा देता हूँ। करंट लाइबिलिटी मैंने बताई दिया 3,000 रहेगी, सेफ्टी मार्जिन सब हो गया। अब क्रेडिटर वाला पॉइंट देखो, अभी तक के क्वेश्चन में जहां नया बिजनेस नहीं था, जहां नया बिजनेस नहीं था अभी तक के क्वेश्चन में आप लेते थे रॉ मटेरियल कंजम्पशन। देखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन 96,600 है, टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन बोलूं, ये दी टोटल रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है 96,600। अब इसमें रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी जुड़ेगा, ये देखो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आपने वर्किंग कैपिटल में निकाल रखा है, ना 16,100। अब आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा, कहाँ गया ये रहा, इसमें 16,100 ये भी जोड़ना पड़ेगा। इतना सामान मैं बाहर से परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कैसे परचेस कर रहा हूं? ये है कंजम्पशन, ये है क्लोजिंग, ओपनिंग कुछ नहीं है, ओपनिंग 0 है, और आगे तो 1.5 महीना है ही सही, समझ आया। लेकिन सिर्फ ये एडजस्टमेंट नए बिजनेस में करनी है, नए प्रोजेक्ट में करनी है, पुराने वाले किसी में नहीं करनी, ध्यान रखना। बस हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म। अब आप बता दो क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ ले लिया, क्लास में तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, अभी भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आओ आगे चलेंगे यहां से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन हमारे और बचे, इनको भी साथ साथ ले लेते हैं। पानी पी रहा हूं, आप जब तक बता दो क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, मैंने आपको बोला था ICAI ने 2 क्वेश्चन में जो आपका एडमिन एक्सपेंस है उसको प्रोडक्शन रिलेटेड माना है। एक क्वेश्चन था डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 साल का डाटा गिवन है, ठीक है। 16,100 का अमाउंट बताना कैसे आया था बेटा? ये अमाउंट आया था वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल का अमाउंट, ये देख वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल का अमाउंट था ना, क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं ना, वो है ये कैसे आया था? कंजम्पशन, और उसका पीरियड दे रखा था 2/12, ठीक है। आओ आगे देखो क्या है। MA Limited is commencing a new project for manufacture of a plastic component. Following cost information has been ascertained 12,000 यूनिट के लिए। भाई पूरी कैपेसिटी 12,000 है, तो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट इसके हिसाब से निकाली जाएगी, ठीक है। मटेरियल ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होंगे 12,000 यूनिट पे आएंगे। डेप्रीसिएशन, अगर डेप्रीसिएशन को लोगे 12,000 यूनिट पे। फिक्स एडमिन एक्सपेंस 12,000 पे, क्योंकि डेप्रीसिएशन भी फिक्स होता है, ये सारे 12,000 पे लेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 96, सेलिंग एक्सपेंस है 5 रुपए, जिसमें से 80% वेरिएबल है। अगर 80% वेरिएबल है तो 4 रुपए पर यूनिट वेरिएबल हो गया, 1 रुपए पर यूनिट फिक्स हो गया। तो जो फिक्स होगा, फिक्स को तो सबको 12,000 यूनिट पे लोगे, और वेरिएबल को सोल्ड यूनिट पे, क्योंकि यहां पर ये सेलिंग एक्सपेंस है। बाकी सारा वेरिएबल आएगा प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो देखो प्रोडक्शन हुई 6,000 और ये बिका 5,000, तो ये सारे खर्चे लोगे 6,000 पे, ये सारे खर्चे आएंगे 6,000 पे, सोल्ड वाला ये आएगा 5,000 पे। ऐसे ही अगले साल में बता रखा है 9,000 प्रोडक्शन, 8,500 सेल। अब आप एक बात सुनो, देखो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दे रखा, अगर ओपनिंग कुछ नहीं है, प्रोड्यूस करा 6,000 बिका 5,000, प्रोड्यूस करा 6,000 बिका 5,000, मतलब 1,000 का यहाँ क्लोजिंग बचा होगा।
जो पहले ईयर का 1000 क्लोजिंग होगा वही 1000 ओपनिंग बनेगा अगले साल का। हाँ 1000 ओपनिंग, 9000 बनाया, 10,000, 10,000 में से बिका 8,500, मतलब 1500 क्लोजिंग बचा होगा। ये चीज दूसरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मटेरियल 2.25, WIP है ही नहीं। डेटर एक महीना किस पे, ध्यान से पढ़ना, एक महीना किस पे, अब की बार एक महीना सेल पे लेना है बेटा, ठीक है। कैश बैलेंस है 10,000, क्रेडिटर 1 मंथ एवरेज परचेस और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 1 मंथ, ठीक है। सारे एक्सपेंस 1 मंथ के हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करना है। अब देखो पूरा क्वेश्चन कैसे होगा, देखो जब इस पूरे क्वेश्चन को अपन करेंगे कैसे करेंगे, आओ नीचे दिखाता हूं। ये रहा क्वेश्चन, देखना। सबसे पहले ईयर 1-2 मैंने ये लिख लिया क्योंकि पहले मेरे को इनकम स्टेटमेंट बनानी है। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, अगर नीचे दिखा दूं क्वेश्चन, दो पार्ट है, एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, दूसरा वर्किंग कैपिटल। टैक्स वैक्स को छोड़ो, ठीक है, बना देंगे सर, बहुत नॉर्मल। देखो पहले साल में कुछ भी ओपनिंग नहीं है, प्रोडक्शन है 6000 माइनस और सेल्स है 5000, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग 1000। यही क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनेगा 9000, 10,000 और ये 1500, ये हमने निकाल लिया था, ठीक है। सही है ना यहाँ तक सब कुछ। आओ सबसे पहला खर्चा है मटेरियल। मटेरियल का खर्चा लोगे जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, तो 6000 और 9000 के हिसाब से दोनों साल में। वेजेस और वेरिएबल एक्सपेंस प्रोड्यूस के बेसिस पे लोगे, सही है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 12000, क्योंकि पूरे फैक्ट्री की कैपेसिटी 12000 यूनिट है, समझ आया। पूरे फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 12000 यूनिट है, ठीक है सर। डेप्रीसिएशन पूरे 12 पे, फिक्स एडमिन पूरे 12 पे। और मैंने बोला था एडमिन एक्सपेंस के दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आईसीएआई ने एडमिन को प्रोडक्शन रिलेटेड माना है, देखो तभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले जोड़ा है। कौन कौन सा, एक था डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट वाला, एक ये क्वेश्चन जिसमें 2 साल का डाटा है। सही है यहाँ तक सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 6000 और 9000 की, 6000 और 9000 यूनिट, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। पहले में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग की बात करो। अब क्लोजिंग कैसे निकालोगे, सिंपल, देखो 6 लाख का खर्चा करा, 6 लाख के खर्चे में बनाए 6000 यूनिट, तो 1000 यूनिट बनेंगे 1 लाख के खर्चे में, ठीक है। अच्छा ये जो क्लोजिंग है ये इसका ओपनिंग बन जाएगा क्या, हाँ ये इसका ओपनिंग बन गया। अब यहाँ क्लोजिंग माइनस करोगे, यहाँ पे क्लोजिंग में आईसीएआई ने वेटेड एवरेज लगा रखा है, आपको भी वेटेड एवरेज लगाना है। कैसे वेटेड एवरेज, सर पहले से चलता आ रहा था 780, पहले से चलता आया था 780, ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, टोटल खर्चा हो गया 880, टोटल कितने यूनिट्स का है ये, टोटल कितने यूनिट्स का है, 9000 ये और 1000 ये, टोटल 10,000 यूनिट का है। डिवाइड करो और मुझे चाहिए वैल्यू 1500 के क्लोजिंग स्टॉक की, सही है। हाँ सर सीओसी जीएस आ जाएगा। फिर सेलिंग एक्सपेंस, जो वेरिएबल है वेरिएबल को लोगे सोल्ड यूनिट्स पर, सोल्ड यूनिट्स पर लोगे, और जो फिक्स है फिक्स को तो 12000 पे ही लोगे। कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट, सेल, सब कुछ आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले यहां तक बताओ कोई दिक्कत। देखो पहले नीचे 2 नोट दिखा देता हूं आपको। एज पर आईसीएआई एडमिन को प्रोडक्शन रिलेटेड माना है, स्टॉक वैल्यूएशन वेटेड एवरेज पे करिए। नीचे नोट भी लिखवा दिया, वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन पे लोगे, सेलिंग एक्सपेंस को सोल्ड पे, फिक्स को सारा टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी 12000 यूनिट, ठीक है। यहां तक बोलो बेटा कोई दिक्कत परेशानी है, क्लियर है सब कुछ, बोलो कोई दिक्कत परेशानी है, क्लियर है सब कुछ यहां तक, क्लियर है, क्लियर है सर। आओ आगे चले यहां से। अब बस जब वो बनानी है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब रॉ मटेरियल का स्टॉक लोगे तो रॉ मटेरियल का स्टॉक तो सीधा सीधा कंजम्पशन पे लोगे, 240 और 360, आपको दिखा देता हूं। ये देखो आपने लिया 240 और 360, ये रहा, सही है सर। अच्छा फिनिश गुड्स का तो सीधा सीधा आ रहा है, डब्ल्यूआईपी को इग्नोर करने को बोला था, फिनिश गुड्स सीधा इनकम स्टेटमेंट से उठा लिया, ये देखो फिनिश गुड्स सीधा उठा लिया। डेटर को सेल पे लेना, सेल पे तो सेल का प्राइस लेना, आपकी बार पहली बार आया जहां डेटर को सेल पे बोला है। कैश बैलेंस सीधा सीधा दे रखा था, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर करंट लाइबिलिटी में पहले आप ये सुन लो क्रेडिटर, पहले क्रेडिटर वाला पॉइंट सुन लो। क्रेडिटर में क्या होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन साथ में क्लोजिंग और ओपनिंग। ओपनिंग तो है नहीं, पहले वाले में तो कोई ओपनिंग नहीं है, पहले साल में कोई ओपनिंग नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग लोगे। क्लोजिंग कौन सा, ये देखो जो क्लोजिंग अभी आपने यहां निकाला 45,000, ठीक है बेटा। ये ईयर 1 का क्लोजिंग है, तो क्या ये ईयर 2 का ओपनिंग बन जाएगा क्या, हाँ। तो ईयर 2 में देखो क्या होगा, ईयर 2 में आएगा एक तो कंजम्पशन, एक आएगा कंजम्पशन साथ में क्लोजिंग। क्लोजिंग ये वाला आया, ये देखो क्लोजिंग ये वाला आया 67,500 का, ठीक है, और माइनस ओपनिंग पिछले वाले साल का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना, ठीक है सर। सर यहां तक सब कुछ सही है। और उसने बोले थे सारे के सारे एक्सपेंस जो है वो 1/12, सारे एक्सपेंस 1/12। अब एक्सपेंस कौन कौन से, सारे एक्सपेंस ले लो, बट डेप्रीसिएशन मत लेना अगर कहीं डेप्रीसिएशन आ रहा है तो, ठीक है। ऊपर हमने डेप्रीसिएशन लिया था, डेप्रीसिएशन को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंस ले लो। देखो मैं बताता हूं कौन कौन से एक्सपेंस लोगे। मटेरियल तो वैसे भी नहीं लेते, तो वेजेस से चालू करना, वेजेस लेना, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन मत लेना, एडमिन के खर्चे लेना, एडमिन के बाद और आओ आगे, सारे एक्सपेंस के लिए बोला था, वेरिएबल और फिक्स सेलिंग एक्सपेंस,
सारे एक्सपेंस लो, देखो यहाँ पर मैंने बताया भी है, ये सारे के सारे एक्सपेंस लो आप और इन सारे एक्सपेंस पे लगा दो 1/12 सीधा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसमें दूसरा पॉइंट जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आया, क्रेडिटर के लिए आप लोगे कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो पहले साल में ये 0 है, ये दोनों गिवन है, दूसरे साल में कंजम्पशन गिवन है, जो इसका क्लोजिंग है वही ओपनिंग बनेगा और इसका क्लोजिंग है मेरे पास। ठीक है, बोलो बेटा। ठीक है सर, अगर हमारे पास फिनिश गुड का टाइम पीरियड होता तो हमें जो अमाउंट इनकम स्टेटमेंट से आया वो लेते या क्या लेते? बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इनकम स्टेटमेंट से लेकर के करोगे दादा, हमेशा इनकम स्टेटमेंट से। ठीक है, फिनिश गुड का टाइम पीरियड देगा ही नहीं, वो लट्टू क्वेश्चन बनाता है, कुछ नहीं देगा ऐसा। ठीक है, आ गया मजा? अब बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, आ रहा है मजा? वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया बेटा, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा, लास्ट कॉन्सेप्ट देखो खत्म। ठीक है, आओ सबसे पहले आपको एक ये बता देता हूं, टंडन कमेटी के हिसाब से मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस कितना हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर एक आधा कोई एमसीक्यू होगा, अगर होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ के जाओ, मासूम सा है, अगर कोई एमसीक्यू आ गया तो आपको पता होना चाहिए। उसने 3 मेथड बोले हैं। पहले मेथड में बोला कि हम आपको मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस मतलब कितना लोन देंगे। पहले में बोला हम लोन देंगे वर्किंग कैपिटल का 75%, आसान है, एमसीक्यू आएगा अगर कोई आएगा तो। ठीक है, दूसरे में बोला खाली करंट एसेट का 75% करेंगे माइनस करंट लाइबिलिटी। तो पहले दो तो आसान है, वर्किंग कैपिटल का 75, करंट एसेट का 75%, आगे करंट लाइबिलिटी माइनस। ठीक है, तीसरा क्या बोला, 75% ऑफ सॉफ्ट करंट एसेट या अदर देन कोर करंट एसेट। जो कोर करंट एसेट है उनको छोड़ दो, पेपर में लिखा आएगा कोर करंट एसेट कौन सी है, उनको छोड़ दो, बाकी जो एसेट है उसका 75% माइनस करंट लाइबिलिटी। कोई एक आधा एमसीक्यू आ गया उसके लिए रखा है, बाकी ये नहीं आता, ज्यादा छोड़ सकते हो। ठीक है, लास्ट। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक बात लिखी है, करंट लाइबिलिटी मस्ट बी एक्सक्लूडिंग एग्जिस्टिंग बैंक फाइनेंस। जो अभी वाला बैंक फाइनेंस है उसको हटा के करंट लाइबिलिटी लेना, मतलब बोरोइंग को हटा करके। ठीक है, लास्ट केस आ रहा है, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस, उसके बाद छुट्टी कर देंगे आप लोगों की। आओ, इंपैक्ट ऑफ डबल शिफ्ट। बेटा ध्यान से सुनना, इंपैक्ट ऑफ डबल शिफ्ट। मेरे को एक शिफ्ट पूरी नहीं पड़ रही थी तो मैंने लोगों को बोला कि आओ दोस्तों हम 2-2 शिफ्ट करेंगे। हम कितनी शिफ्ट करेंगे? हम 2-2 शिफ्ट करेंगे। ठीक है, आओ लास्ट केस, एक क्वेश्चन है इस पे। अगर आप कभी भी डबल शिफ्ट करोगे तो ध्यान रखना, प्रोडक्शन सेल डबल होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी डबल होगी, फिक्स कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आता, फिक्स कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। रॉ मटेरियल डबल होगा, अगर रॉ मटेरियल डबल होगा बाहर से एक साथ बहुत सारा लाओगे, अगर बाहर से बहुत सारा एक साथ लाओगे तो हो सकता है कोई क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिल जाए। ठीक है, WIP की बात अभी करूंगा, छोड़ दो WIP को। फिनिश गुड्स की भी क्वांटिटी डबल होगी लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी ड्यू टू फिक्स कॉस्ट है, डिस्काउंट है तो कम हो जाएगी। डेटर डबल, प्रीपेड वेरिएबल एक्सपेंस डबल, प्रीपेड के फिक्स एक्सपेंस में तो कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। क्रेडिटर भी डबल हो जाएंगे, कोई क्वांटिटी डिस्काउंट होगा तो वो माइनस कर देना। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कोई वेरिएबल खर्चे होंगे डबल, मतलब सिंपल सी बात बोलूं, सिंपल सी बात, सारी वेरिएबल कॉस्ट डबल होगी, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस सब डबल होंगे। बट यहाँ एक बात पढ़ो ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, WIP पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, WIP वैसा का वैसा रहेगा। सर ऐसा क्यों, WIP वैसा का वैसा क्यों रहेगा? सुनना ध्यान से बेटा, मैं आज जरा थोड़ा सा परेशान हूं, मैंने सोचा आज मैं आपको अपने दूसरे धंधों के बारे में बताऊं। हमारे जरा बहुत सारे धंधे चल रहे हैं, अच्छी सेंस में लेना, धंधे अच्छे धंधे, ठीक है, अच्छे अच्छे धंधे चल रहे हैं। आओ, तो वैसे ही फेस्टिवल आ रहा है, मैंने एक हलवाई की दुकान खोली है, लक्ष्मी नगर में ही है, आना कभी लड्डू खाना हमारे यहाँ के, हम लड्डू बहुत अच्छे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो मैं उसमें काम कर रहा था, एक शिफ्ट 8 घंटे की। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, हमारे शेफ साहब आए थे, शेफ नहीं क्या बोला जाता है उनको, हलवाई को कुछ तो बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे यहाँ वो शेफ साहब आए थे, तो हमने बोला भैया लड्डू बनाने चालू कर, उस्ताद जी, हाँ उस्ताद जी आए, उस्ताद जी ने लड्डू बनाने चालू करे। तो हमारे यहाँ का सीधा सा हिसाब होता है, 8 घंटे की शिफ्ट चलेगी, हमेशा एक लड्डू आधा रह जाता है, तो कल भी एक लड्डू आधा रह गया होगा, तो जो एक लड्डू आधा रह गया होगा, जो एक लड्डू आधा रह गया, पहले तो हमने उस एक लड्डू को पूरा करा, फिर अपन ने और लड्डू बनाए, लड्डू बनाए, लड्डू बनाए, लड्डू बनाए, लड्डू बनाए, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे के लास्ट में हमारे पास एक लड्डू फिर आधा रह गया, ये जो एक लड्डू आधा रह गया ये है वर्क इन प्रोग्रेस। सही है, तो एक शिफ्ट में एक लड्डू आधा रह गया। ठीक है, अब सोचो अगर फेस्टिवल सीजन में मैं दूसरी शिफ्ट भी चला लूं, अगर फेस्टिवल सीजन में मैंने अदर शिफ्ट सेकंड शिफ्ट भी चला ली, ये लो, अगर मैंने सेकंड शिफ्ट चला भी ली तो सेकंड शिफ्ट में जो उस्ताद जी आएंगे पहले वो इस लड्डू को कंप्लीट कर देंगे, हाँ पहले वो इस लड्डू को कंप्लीट करेंगे, फिर वो और लड्डू बनाएंगे 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 बनाएंगे, अब लास्ट में फिर एक लड्डू आधा रह जाएगा,
तो आधा ही तो लड्डू रहा। डबल शिफ्ट में लड्डू डबल थोड़ी ना हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा क्या होता है, जो पहले वाला काम है पहले उसे कंप्लीट करना चाहता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे सिंगल शिफ्ट हो चाहे डबल शिफ्ट हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, और हमारा बिजनेस भी समझ आ गया होगा, आना लड्डू खाना, ठीक है। आओ बेटा क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, एक ही क्वेश्चन हमारे पास, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आओ करूं स्टार्ट। लड्डू समझ में आया? चैट पे बताओ। मतलब WIP पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं सर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आओ बेटा, यहां तक सब कुछ ठीक है। आओ, Submarine Enterprises has been operating its manufacturing facility till 31 March. A single shift working, क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा सिंगल शिफ्ट वर्किंग, डबल शिफ्ट जो भी होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 6 रुपए, वेजेस आउट ऑफ विच 40% फिक्स। इसमें से वेजेस में 40% फिक्स है। 40% फिक्स का मतलब कितना हो गया? 2 रुपए। 2 रुपए फिक्स है, 3 रुपए वेरिएबल है। ओवरहेड में 80% फिक्स है। फिक्स कितना हो गया? 4, और वेरिएबल हो गया 1 रुपए। प्रॉफिट 2, सेलिंग प्राइस 18। टोटल सेल दे रखी है। अगर सेलिंग प्राइस है और सेल है तो यहां से यूनिट्स आ जाएंगे। यूनिट्स निकालना कितने आएंगे? 4,32,000 की सेल है, डिवाइडेड बाय 18, 24,000। 24,000 यूनिट आ गए, जो मैं अभी बना रहा हूँ फिनिश गुड्स के 24,000 यूनिट, ठीक है सर। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉस्ट, रॉ मटेरियल का स्टॉक 36,000 है। बेटा अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक 36,000 है और एक यूनिट पे 6 रुपए लग रहा है, तो 6,000 यूनिट हो गए रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल के हो गए 6,000 यूनिट। WIP जिसको प्राइम कॉस्ट पे लिया है 22,000। अगर WIP को प्राइम कॉस्ट पे लिया तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी है? मेरी प्राइम कॉस्ट होगी 6 और 5 11, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में मटेरियल और लेबर लेते हैं खाली। तो WIP के यूनिट हैं 2,000, ठीक है सर। फिनिश गुड्स को लिया है टोटल कॉस्ट पे 72,000, तो ये है 72,000, और फिनिश गुड्स को टोटल कॉस्ट पे लिया है, टोटल कॉस्ट हो रही है 16। टोटल कॉस्ट 16 है, तो 72 को डिवाइड करना 16 से। 4,500 यूनिट आ गए मेरे फिनिश गुड्स के। सबको यूनिट्स में निकाल लिया, सारा डाटा यूनिट्स में। सन्ड्री डेटर, बेटा सन्ड्री, सन्ड्री मतलब इन्होंने अकाउंट्स के हिसाब से डेटर निकाल रखे हैं, और अकाउंट्स में डेटर निकलते हैं सेलिंग प्राइस पे। तो इन्होंने 1,08,000 को डिवाइड करा होगा सेलिंग प्राइस पे, सेल्स पे निकाले होंगे। हमें तो नहीं चाहिए सेल्स पे, पर हमें यूनिट्स चाहिए, तो ये आ गए 6,000 यूनिट। हमने डेटर को भी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, 6,000 डेटर मान लो, 6,000 डेटर आ गए। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अगर आप डबल शिफ्ट लगाओगे, ध्यान से देखना, अगर मैं डबल शिफ्ट लगाऊंगा तो ये 24,000 की जगह हो जाएंगे 48,000, ठीक है। ये 6,000 की जगह हो जाएंगे 12,000। ये 2,000 के 2,000 ही रहेंगे, अलग पेन से लिख देता हूं, ये 2,000 के 2,000 रहेंगे। WIP में कोई चेंज नहीं आता दादा, ठीक है सर। फिनिश गुड हो जाएंगे 9,000 डबल, और डेटर भी हो जाएंगे डबल, हर चीज डबल होती है, ठीक है। इन द व्यू ऑफ इंक्रीज मार्केट डिमांड इट इज प्रपोज टू डबल द प्रोडक्शन बाय वर्किंग एक्स्ट्रा शिफ्ट। लो पता चल गया, डबल शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदोगे, 10% का। आज 6 का मिल रहा है, अगली बार मिल जाएगा 5.4 का, 10% डिस्काउंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर विल रिमेन अनऑल्टर्ड, क्रेडिट पीरियड वही रहेगा। क्रेडिट अवेल ऑफ फ्रॉम सप्लायर विल कंटिन्यू टू रिमेन एट प्रेजेंट लेवल। मतलब क्रेडिटर 2 महीने पे थे, अगर क्रेडिटर 2 महीने पे थे, पूरे साल में यूनिट है 24,000, पूरे साल में यूनिट है 24,000, इसका करना 2/12, इसको भी यूनिट्स में निकाल लो। तो 24,000 पूरे साल में यूनिट है, 2/12 सबको यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, ये आ गए 4,000 यूनिट। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस और एक्सपेंस हाफ मंथ है, पूरे साल में 24,000 यूनिट, इसको हाफ मंथ पे ले आओ, सारा डाटा यूनिट्स पे ले आओ। तो 24,000 इंटू में 0.5 डिवाइड बाय 12, ये आ गए 1,000। अच्छा, तो डबल शिफ्ट में क्या होगा? डबल शिफ्ट में क्रेडिटर हो जाएंगे 8,000 यूनिट्स, और पेमेंट ऑफ वेजेस भी हो जाएगा 2,000। सब कुछ डबल होगा WIP को छोड़ के। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। एडिशनल वर्किंग रिक्वायरमेंट निकालनी है, सारा क्वेश्चन तो अपन ने यहां कर दिया। देखो दिखाता हूं, आओ यहां दिखाता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन ने 24,000 निकाला, तो ये हो गया 48,000। रॉ मटेरियल 6,000, अगली बार डबल हो जाएगा 12। WIP 2,000, हमारे केस में 2,000 ही रहेगा। फिनिश गुड 45, अब 9,000 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस के हिसाब से 6,000 डेटर, तो अगली बार कितने हो जाएंगे? 12,000। अपन ने पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई, इनकम स्टेटमेंट 24,000 की भी बना दो, 48,000 की भी बना दो। मटेरियल कैसे लोगे? ध्यान से, मटेरियल तो लेंगे सर 6, और यहां आ जाएगा 5.4, ठीक है सर। वेजेस में 2 है, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल पर यूनिट सेम रहेगा, वेरिएबल पर यूनिट सेम रहेगा, इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी। और जो फिक्स है वो टोटल में सेम रहता है। फिक्स कितना था वेजेस में? 2 रुपए, 2 इंटू 24 48। अगर यहाँ 48 है तो यहाँ पर भी 48 रहेगा, जिसकी वजह से ये पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। सेम काम आगे, प्राइम कॉस्ट आ गई।
प्राइम के पास अदर वेरिएबल और फिक्स, वेरिएबल पर यूनिट सेम रहेगा, फिक्स हमेशा टोटल में सेम रहेगा, ठीक है। और सेल्स निकाल दिया, प्रॉफिट आ गया हमारा, सेलिंग प्राइस सेम बोला था, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा जैसे आईसीआई ने करा है। देखो रॉ मटेरियल 6 की जगह हो गए 12, पहले ये देखो WIP सेम रहेगा भाई, WIP 2000 रहेगा, फिनिश गुड 45 की जगह 9000, डेटर 6000 की जगह 12000, हमने सारी कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है। क्रेडिटर 4000 की जगह 8000, ये वेजेस और ओवरहेड 1000 की जगह 2000, वेजेस और ओवरहेड 1000 की जगह 2000, देखो सारी कैलकुलेशन यही बता दी थी आपको, ये भी निकाल दिया था 4000 और 1000, सब आ गया, ठीक है, यहां तक सब कुछ आ गया। हाँ अब इनकी वैल्यू ले लो, अब इनकी वैल्यू कैसे लोगे, देखो रॉ मटेरियल की वैल्यू यहां पर आएगी 6, यहां पर आएगी 90%, 90% पे मतलब 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। WIP आएगा प्राइम कॉस्ट, यहाँ प्राइम कॉस्ट 11 था, यहाँ प्राइम कॉस्ट 9.4, कैसे, ये देखो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट 9.4 हो गया था आपका, 9.4, क्योंकि फिक्स की वजह से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई थी, ठीक है। आ गया हो ये टोटल कॉस्ट, यहाँ टोटल कॉस्ट 16, यहाँ 12.4, ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर 12.4 हो चुकी थी टोटल कॉस्ट आपकी, ये देखो टोटल कॉस्ट आ गई थी 12.4, ठीक है। अगर डेटर की बात करेंगे हम तो भैया डेटर टोटल कॉस्ट पे लेंगे ना, हम अकाउंट्स के हिसाब से थोड़ी चलेंगे, हम तो डेटर टोटल कॉस्ट पे लेंगे, ठीक है सर। करंट लायबिलिटी पे आओ, करंट लायबिलिटी पे रॉ मटेरियल 6 और 5.4, वेजेस यहाँ 5, यहाँ पर 4, अब यहाँ वेजेस 4 हो गई, कैसे वेजेस 4 हुई, ये देखो यहाँ पे पर यूनिट वेजेस देखोगे तो 4 रुपए पर यूनिट, वेजेस कितनी है बेटा, पर यूनिट वेजेस है 4 रुपए। अच्छा इसी के साथ ओवरहेड बोलूं, ओवरहेड कितने हैं, ओवरहेड है 3 रुपए, आओ तो यहाँ पर वेजेस 4 और ओवरहेड 3, जबकि पहले 5-5 चल रही थी, वर्किंग कैपिटल आ गई, वर्किंग कैपिटल आ गई, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया, ठीक है। अब हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, बार बार वीडियो देखना, मजा ही आ जाएगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ करा दिए, और इसी के साथ आपका वर्किंग कैपिटल चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन। कॉन्टिन्यूसली आई थिंक 1 घंटे 11 मिनट के अंदर हमने पूरा वर्किंग कैपिटल जड़ से खत्म कर दिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लो, आपसे आराम से हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, आप अच्छे से करो, कहीं कोई दिक्कत लगे प्लीज बताना, कमेंट सेक्शन भर देना। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।